हेलो, वेलकम टू एजुकेशन प्राइम। मेरा नाम है दीपक हासा। तो पिछले कुछ टाइम से काफ़ी सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे कि सर अभी हमारा मेंस आ गया, इंटरव्यू आ गया, किस तरह से हमें एग्ज़ाम को अप्रोच करना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसबीआई का जो मेंस का एग्ज़ाम है वो लगभग एक हफ्ते के अंदर आ गया है। तो इस एक हफ्ते के अंदर हमें क्या कर देखिए, आप कुछ आउट ऑफ द ब्लू नहीं कर सकते हो कि आपका स्कोर 50 नंबर आ रहा है, आपका 100 नंबर आने लग जाए। ऐसा नहीं होगा। लेकिन इस टाइम में, गिवन टाइम में हम क्या कर सकते हैं कि जो आपका मार्जिन से सिलेक्शन रुकने के चांसेस होते हैं, या फिर क्या होता है कि मतलब 5 10 10 नंबर तक आराम से इम्प्रूव किया जा सकती है इस गिवन टाइम में भी। तो उसके लिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। सबसे पहले हम एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि एग्ज़ाम में इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। तो क्वांट के से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 इसके, 40 इंग्लिश के और 50 क्वेश्चन जीके के। ये हो गए क्वेश्चंस, ये हो गए मार्क्स। मार्क्स में क्या होगा, 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स, 60 मार्क, 40 मार्क्स, 50 मार्क। ये हो गए हमारे 200 मार्क। ठीक है। अब बात करते हैं हमें कितना टारगेट करना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। टारगेट ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही ज़्यादा हम अजीबो गरीब रख लो कि हाँ भाई मेरे को 50 में से 85 नंबर लेने हैं। क्वांट में आप 25+ आराम से स्कोर कर सकते हो। ठीक है। रीजनिंग में आप 40 कर सकते हो। इसमें आप 25 और 25। अगर आपका बाई चांस क्वांट रीजनिंग से ज़्यादा अच्छा है तो यहाँ पे आप 30, यहाँ पे 35। या फिर आपका इंग्लिश अच्छा है तो यहाँ पे आप 30 कर सकते हो। मतलब ये वेरिएशंस आप बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जिसमें आप ज़्यादा बेहतर कर रहे हो। तो ये वन 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 115 नंबर की का टारगेट हो गया आपका। इसमें क्या होगा कि कई बार क्या होता है कि कोई सेक्शन थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल आ गया, जैसा कि इस बार आईबीपीएस का अगर आपने पीओ मेंस दिया है तो इस बारी का जो क्वांट्स है वो एक अलग ही लेवल का खेल के गया है। तो बाई चांस अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती है, लेकिन एक आइडियल सिचुएशन में ही हम बात कर रहे हैं अभी। लेकिन हाँ, तो अभी थोड़ा आगे बात करेंगे कि जब आप पेपर दे रहे होंगे उस टाइम पे क्या करना है। तो फिर ये एक आपका एक आइडियल स्कोर है। इसमें क्या होगा कि अगर आप अ, वन मतलब 110 नंबर भी ले आए तो सिलेक्शन फॉर श्योर हो, उसकी बात कर रहे हैं हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि बिल्कुल हमें पॉइंट्स पे ही सिलेक्शन लेना है। क्योंकि लास्ट ईयर की कट ऑफ जितनी मेरे को याद है कि वो 97 98 के पास थी, लेकिन वैकेंसीज भी सिमिलर थी। डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट होता है कि जैसे कि इस बारी दिल्ली में जनरल की शायद 13 वैकेंसी है। तो ये चीज़ें होती हैं जो मार्जिन मतलब ऑफ कोर्स दिल्ली की कट ऑफ हाई जाएगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप वो एग्ज़ाम ही ना देने जाएं। तो सबसे पहली बात तो एग्ज़ाम देने ज़रूर जाना है कि आपकी तैयारी हो ना या ना हो। अगर आप मेंस प्री क्वालिफाई किए हैं, मेंस में बोल रहा है आईबीपीएस एसबीआई कि आप एग्ज़ाम में आओ भाई, चैलेंज दे के दिखाओ और बच्चों को, तो ऑफ कोर्स जाना चाहिए। तो वहाँ पे ये नहीं कि देखो घर पे बैठ के भी सिलेक्शन तो होना है ही नहीं। तो इससे अच्छा एग्ज़ाम दे के फेल हो जाए, कम से कम घर पे बैठ के तो फेल ना हो। बाय चांस वो पेपर उस टाइप का आ जाए, जैसे कि आपका अगर कोई स्ट्रॉन्ग सेक्शन जिस तरह का है, जैसे कि किसी का मैथ अच्छा है, मैथ हल्का सा मॉडरेट आ जाए, तो आप बोलोगे कि मैं बाकी बच्चों से अच्छा परफॉर्म कर पाता है, कर पाते। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम देने ज़रूर जाना है। दूसरी चीज़ क्या आ रही है कि अभी इसी बीच एफसीआई का भी पेपर है काफ़ी सारे लोगों का। तो मैं ये बोलूँगा कि एफसीआई का भी पेपर देने जरूर जाएं, या फिर कोई एफसीआई के लिए पर्टिकुलरली ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर रहा है तो भी वो एसबीआई का मेंस देने जरूर जाए। तो एग्ज़ाम को स्किप नहीं करना है। तो इस बीच आपको 7 8 दिन में आपको क्या करना चाहिए। एक तो आपने इस बीच काफ़ी सारे मॉक्स दिए होंगे, तो जो भी आपने पिछले 10 मॉक है ना आपके, उनको उसमें भी जो क्वेश्चन आपने रॉन्ग किए हैं और जो क्वेश्चन आपने रीड किए हैं और अटेम्प्ट नहीं किए, खासकर वो क्वेश्चन जैसे कि रीजनिंग एंड मैथ्स की बात कर रहा हूँ, लास्ट के 10, सिर्फ मैक्सिमम 10 मॉक्स, 10 नहीं तो 5, पिछले 5 मॉक आप रिवाइज कर लीजिए। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ 3 4 नंबर आपके यहाँ पे बढ़ जाएंगे, और 3 4 नंबर शायद ज़्यादा भी बढ़ जाएं। एक तो आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का बढ़ेगा जब आप ये कर रहे होंगे।
ठीक है। रिवाइज इन द सेंस कि आपने दोबारा से क्वेश्चन देखा, दोबारा से अटेम्प्ट किया, अगर गलत कर रहे हो तो दोबारा से। तो इसमें क्या होता है कि हम भूल जाते हैं एक बार एनालिसिस के बाद, इसलिए ये चीज़ बोल रहा हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिलीव में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। उसके बाद आपको क्या करना है, आप मैक्सिमम एक मॉक डेली दीजिए, या फिर आप कर सकते हैं पिछले आगे 3 दिन में आप 2 मॉक दे दीजिए बस, ठीक है। लेकिन ये गलती मत कीजिएगा कि आप दिन में 2 मॉक दे रहे हो, क्योंकि ये लगा लो 3 घंटे का मॉक हो गया, 3 घंटे के मॉक के बाद आपके पास कितनी एनर्जी बची बची होगी, फिर आपको उसको एनालिसिस करना है, वो फिर से 3 घंटे मिनिमम ले जाएगा। 6 घंटे एक मॉक पे गए, 12 12 घंटे में तो आप सिर्फ मॉक दे रहे हो। अगर आप उसमें कुछ लैग कर रहे हो तो आप पढ़ोगे क्या, पढ़ोगे आप, क्योंकि आपको जनरल अवेयरनेस पढ़नी है इस बीच में। अगर किसी ने कुछ 2 कैटेगरी में बात करते हैं हम स्टूडेंट्स की इसमें जनरल अवेयरनेस के लिए, या तो किसी ने पहले से पढ़ा हुआ है, एक अच्छा स्टूडेंट रहा है, रेगुलर रहा है, अच्छे तो आप सारे ही हो, और एक जिसने अभी तक मतलब ये है कि कभी कभार पढ़ लिया, कभी कभी नहीं किया। तो दोनों तरह के स्टूडेंट्स किस तरह से अप्रोच करेंगे, ठीक है, तो वो चीज़ें देखते हैं हम। थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ एक बारी, ठीक है। एक तो जिसने पहले अच्छे से पढ़ा हुआ है वो भी रिवाइज करेगा, ठीक है। उसको मतलब आपको मल्टीपल रीडिंग्स करनी है, और 6 महीने मोर देन सफिशिएंट है। एक तो पहले बात कर लीजिए, हाँ पहले ये बात कर लेते हैं कि किसको क्या करना है। रिवाइज करना है सबसे पहले तो, उसके बाद बजट आपने पढ़ाई होगा ऑफ कोर्स, उसके बाद इस वीक को आप स्किप कर सकते हो आई थिंक, कर दो, कोई इशू नहीं है, आप सिर्फ अपने पुराने पर ध्यान दो। लेकिन इस वीक का मतलब जिस वीक में एग्ज़ाम है वो वीक, वो वाला नहीं, उससे पिछले वाला स्किप नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। वो पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट ने बनाई है और वो बैंकिंग को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को किसी भी तरह से इफ़ेक्ट कर रही है, हमारी इकोनॉमी को इफ़ेक्ट कर रही है, कोई भी डील हो गई किसी कंट्री के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, वो पॉलिसी आपको रिवाइज करनी है। इस बीच जो भी नोबल प्राइजेज रहे हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स के जैसे टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्पोर्ट्स, एक बार रिवाइज कर लो। डे जो होते हैं इसको गलती से भी नहीं पढ़ना है कि ये रिपब्लिक डे है, ये वो डे है, डे के ऊपर टाइम खराब मत करो। डे के ऊपर क्वेश्चन आएगा भी ना, पहली बात तो हो सकता है ना भी आए, और अगर आ भी गया तो श्योरिटी नहीं है कि आप कर पाओगे। अगर नॉर्मल आ गया तो आप कर लोगे, अदरवाइज उसको छोड़ ही दो। मतलब इतना इस लास्ट टाइम पे इस चीज़ के ऊपर इतना आप टाइम इन्वेस्ट करोगे, उसके बाद अगर क्वेश्चंस नहीं आ पाया तो वो वर्थ नहीं है मेरे हिसाब से। अगर इतनी एनर्जी आप कहीं और दोगे ना, तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आपका 1-2 नंबर जी, पर्टिकुलरली जीए सेक्शन में आराम से इम्प्रूव कर सकते हो आप। अच्छा, उसके बाद आपके स्पोर्ट्स अवार्ड्स हो गए, स्पोर्ट्स के सारे अवार्ड्स, अवार्ड्स रैंकिंग, या फिर जो भी फीफा रहा है, फीफा फीफा के साथ इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस जरूर तैयार कर लेना। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि एग्जामिनर नॉर्मल ये नहीं पूछेगा कि फीफा कहाँ पे हुआ है, वो बोल देगा कि फीफा इस कंट्री ने जीता, ठीक है। उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स पूछेगा आपसे जो कि आपको पता होने चाहिए, फैक्ट, ओके। इसके अलावा जैसे कि प्राइजेज हो गए, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद, अ, ध्यानचंद, अच्छा उसके अलावा और मतलब जितने भी ये अवार्ड्स होते हैं ना, अवार्ड्स प्लीज़ कर लेना, प्लीज़ कर लेना। मतलब ये 1-2 ये 3-4 टॉपिक ऐसे ऐसे जो कि, और बजट भी इसी में बोल देते हैं हम, इन टॉपिक से आपके मिनिमम 3-4 सवाल मिनिमम टू मिनिमम इनसे बनेंगे। और अगर आप एक दिन दे देना इन सबको, तो एक दिन में आप इसको 2 बार ही रिवाइज कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये तो एग्ज़ाम से पहले वाले दिन भी पढ़ लेना, ठीक है, ज़रूर कर लेना। ये चीज़ें आपको कम से कम 3-4 नंबर की एज दे के जाएंगी। क्या क्या बोला मैंने आपको, बजट, अच्छा उसके बाद स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के अलावा अवार्ड्स, ठीक है।
ये चीज़ें आप ज़रूर कर लेना। जो डे होते हैं वो नहीं करने हैं हम लोगों को इस लास्ट टाइम में। अच्छा, जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया या बहुत कम पढ़ा है वो क्या करेंगे, वीकली एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। वीकली एमसीक्यू करने हैं आप लोगों को, लगभग 60 से लेकर 100 तक एमसीक्यू होते हैं। आप उनकी रीडिंग कर लीजिए। आप ये मान लीजिए 100 एमसीक्यू एक बार मान लीजिए, महीने के होंगे 400, 6 महीने को कितने हो गए 2400। और ये आप कर लीजिए कि नहीं 2 सोर्सेज के, तो लगभग लगभग मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ 4800 एमसीक्यू होंगे। जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है वो भी एमसीक्यू जरूर कर लें। एटलीस्ट एक अलग सोर्स से जिससे आपने डिस्क्रिप्टिव पढ़ा है या किसी टीचर से पढ़ा, उसके अलावा किसी एक सोर्स से ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि जब आप 2 सोर्सेज से करते हो ये चीज़ें तो आपकी डेप्थ क्रिएट होती है। जब आप एक सोर्स से करते हो तो आप वाइड पढ़ रहे होते हो कि हाँ मैंने इतना सारा पढ़ लिया। लेकिन पेपर सिर्फ वाइड वाइड का नहीं है, ये इन डेप्थ में भी पूछेगा। तो जब आप 2 सोर्सेज से करोगे तो वो डेप्थ तक जाएगा। तो ये एमसीक्यू 4800, अगर हम मान के चले हमारे पास 7 दिन है तो हमारे पास कितने हो गए 700 एमसीक्यू। यानी कि 700 एमसीक्यू अगर हम 2 शिफ्ट में पढ़ें 350, हालांकि इतने होने नहीं है, 60 एमसीक्यू होते हैं वीक के, ठीक है। अगर 60 के अकॉर्डिंग करोगे, चलो एक बार ये मान के चलते हैं, आपको उसकी एक्सप्लेनेशन मत पढ़ना प्लीज़, क्योंकि लास्ट टाइम आ गया है। अगर प्रॉपर ही फाइनेंशियल रिलेटेड है ना तो ही उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ना, अदरवाइज मत पढ़ना। या फिर कोई पॉलिसी से रिलेटेड है तो आपको मैक्सिमम एक दिन में मैक्सिमम 50 की एक्सप्लेनेशन पढ़नी है 700 एमसीक्यू में से। इन एक एमसीक्यू को आपने पढ़ा, उसका आंसर देखा, ठीक है, बस बात ख़त्म। तो एक एमसीक्यू शायद आप 20 सेकंड में कर सकते हो, ठीक है। 20 सेकंड में करोगे, कितनी देर में कर दोगे भाई, भाई मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। अब 60 से डिवाइड हो जाएगा तो हमारी मिनट्स कैलकुलेट हो जाएंगे। 110 मिनट, लगभग 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, 4 घंटे हो गए आपके जीके के, ठीक है, सिर्फ एमसीक्यू के। उसके अलावा ये एक इस तरह का अगर आप कुछ भी पढ़ोगे या रिवाइज करोगे, मिनिमम 30 या 40 मिनट्स देने पड़ेंगे। एक बार 5 घंटे मान के चलते हैं, आप एक मॉक दोगे 3 घंटों का, उसका एनालिसिस जब आप एंड फेज में आ गए हो तो फुली आप मॉक को थोड़ा जल्दी एनालाइज कर लेते होगे। तो एक बार 2 घंटे मान लेते हैं, 5 3 8 2 10, 10 घंटे आपके हो गए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए जब आप मॉक दे रहे हो ना तो उसमें अगर बाय चांस फॉर एग्जांपल रीजनिंग में कोई पजल फंस गई अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल की, फॉर एग्जांपल, तो आप उस पजल के 2 क्वेश्चन 2 पजल्स और लगा लीजिए। क्वांट्स में कोई पर्टिकुलर डीआई फंस रही है या फिर कोई पर्टिकुलर टाइप का अर्थमेटिक फंस रहा है, मिसलेनियस फंस रहा है, फिर आप उसको लगा लीजिए, उसके 2 या 3 लगा लीजिए आप उसको, ठीक है। इंग्लिश में आपने क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस कर ली या फिर आपने कोई रूल्स वगैरह पढ़ लिए, ठीक है। आपने मतलब ये 3 सेट करने में, या फिर 2 तरह की कमियाँ आ रही रीजनिंग में। फॉर एन एग्जांपल, जब आप ये सब कर रहे थे रीजनिंग, मैथ, जीए, सॉरी इंग्लिश एंड जीए, रीजनिंग में आपको किन्हीं 3 टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है, आपने उसके 3 3 सेट लगाए, तो होपफुली मेरा ये मानना है कि आप मैक्सिमम 1 घंटे में रीजनिंग को, ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स है वो दे सकते हो। मैथ्स में 1 घंटे में दे सकते हो, इंग्लिश में शायद 30 मिनट्स में हो जाएगा, और जीके के हम 5 घंटे पहले ही लगा चुके हैं। तो कितना टाइम हो गया, 5 2 7 7.5 घंटे। उसके अलावा आपका मॉक और एनालिसिस 5 घंटे, 12.5 घंटे हो गए, ठीक है। उसके अलावा इन बिटवीन आप रेस्ट जरूर, आपकी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 8 घंटे की 9 घंटे की नींद में मान के चल रहा हूँ आपकी, ठीक है। 9 घंटे प्लस आपका खाना पीना उठना,
1 घंटा। ठीक है, नहीं भाई नींद को कम करो, 8 घंटे करो। 8, अरे 9, कितना टाइम, कितना टाइम बचता है अभी भी आपके पास? 2.5 घंटे बचते हैं आपके पास। ठीक है, तो 2.5 घंटों में आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, या फिर आपको अपनी नींद को 2 शिफ्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, या फिर खाना इन बिटवीन आपके रेस्ट टाइम में कीजिए। उसके अलावा आपको क्या करना है, जो आपके मॉक्स का रिवीजन है। देखो यार, अगर 7 दिन मेहनत करने से, 7 दिन, और अभी भी मैंने नींद के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ किया ही नहीं है। वो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि 6 घंटे से कम नींद ले रहे हो लगातार 1 हफ्ते के लिए, तो वो भी प्लीज़ मत करना। तो मेरा ये मानना है कि अगर 1 हफ्ता मेहनत, इतनी मेहनत करने से सिलेक्शन मिल रहा है तो वर्थ है यार। क्योंकि जब लास्ट में मैं इस फेज से गुजरा हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब लास्ट में बोलते हो ना कि यार सर, यार भाई आधा नंबर से रह गया, 0.75 से रह गया, नॉर्मलाइजेशन नहीं ये कर दिया। मेरी कल एक लड़की से बात हो रही थी, उसने 4 मेंस दिए हैं IBPS के, नहीं हो रहा है। तो फिर वो, हमें भी बुरा लगता है, मेरे को तो अपने लिए भी बुरा लगता था, अब आप लोगों के लिए बुरा लगता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मतलब ये अगर माइनर एफर्ट्स से, ये बिल्कुल 1 हफ्ते की मेहनत से अगर आपका सिलेक्शन हो जाए ना, तो उससे अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है ये, अचीवेबल चीज़ है। प्लीज़ कर लीजिए, लास्ट का टाइम है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आपको पेपर हल्का सा अटैम्प्ट, हालांकि आप कर चुके हो, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ मैं कि जैसे LR को मैक्सिमम लोग छोड़ के आते हैं। प्लीज़ सबसे पहले रीजनिंग के सेक्शन में LR ही उठाना है। बाई चांस सपोज करो अगर 5 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपकी एक, पहली बात तो देखो, मैं सौरभ सर से पढ़ा हूँ तो मैं ऑफकोर्स बोल रहा हूँ, सौरभ सर की अगर आप वीडियो देख लोगे ना, तो इसमें से 5 में से अगर यार 2 क्वेश्चन भी निकाल लिए ना, तो इसका बेनिफिट बताता हूँ। अगर आपने 5 क्वेश्चन में, ये मान लो 8 मिनट लगा दी, 10 मिनट लगा लिया यार, 10 में से आपने 2 क्वेश्चन ठीक कर दिए। ठीक है, एक तो आप सबसे पहले वार्म अप हो रहा है आपका। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं ना, क्या होता है, अगर आपने सीधी पजल स्टार्ट कर दिया, कुछ और स्टार्ट कर दिया, वो उतनी एफिशिएंसी नहीं आती है। अगर आपने स्टार्टिंग में पजल उठा दी, ठीक है, वो 5 नंबर की पजल है सपोज करो, और वो टक गई 10 मिनट देने के बाद, तो आपके 5 नंबर गए। यहाँ पे आपका क्या हुआ है, 5 में से 2 ठीक है, 3 गलत है, क्या हुआ, नंबर भी मिल गए। ठीक है, और आपका जो वार्म अप हो गया है, अब आप पजल्स को आराम से डील कर सकते हो। ठीक है, आप सबसे पहले मिसलेनियस अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, ये मत देखना कि 1 नंबर का है या 2 नंबर का है। अगर आपसे बन रहा है, आपको पता है ना कि मैं इसको डेफिनेटली कर लूँगा, तो ही पहले, सबसे पहले तो आपको पूरा क्वेश्चन पेपर देखना है। आपको 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, आपके 3 से 5 मिनट आपको अपने नंबर, हर एक क्वेश्चन पे विजिट करना है कि ये क्वेश्चन क्या मैं कर मेरे से हो जाएगा, इस टाइप के पजल। सबसे पहले हमने करनी है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, जब हम शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे क्वेश्चंस को, उसके बाद हम हमारा पेपर देना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे ना, हम स्टार्टिंग में फंसे रह जाएंगे, और क्या पता लास्ट में इजी क्वेश्चन हो। सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग, इन रीजनिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। उसके बाद हम जो भी बाकी मिसलेनियस क्वेश्चन है वो कर लिए। और उसके बाद मिसलेनियस मतलब ये नहीं है कि आपको करने ही हैं, अगर आप डेफिनेटली श्योर आप बना लोगे तो ही वो करने हैं। उसके बाद आपने अपनी 2-3 DI उठा ली, सॉरी पजल्स या सिटिंग अरेंजमेंट उठा ली, फिर आपने वो कर देनी है। ठीक है, उसके बाद हम उस सेक्शन में जाएंगे। हाँ, मैं अटेम्प्ट करूँगा तो ये कर सकता हूँ। उसके बाद हम वो क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हमने कौन से क्वेश्चन किए जिसके ऊपर हमें पूरा भरोसा है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे जो कर सकते हैं, और इसी बीच में आपका शायद टाइम ख़त्म हो जाएगा। सेम चीज़ मैथ में है, जो DI के बाद वाला सेक्शन है ना, सबसे पहले हमें वो करना है। DI के अलावा जो भी आ रहा है वो करने की पहले, सबसे पहले तो भाई क्वेश्चंस में जाके देखना हमें
ये चीज़ें वैलिड हैं सिर्फ और सिर्फ मैथ एंड रीजनिंग के लिए। सबसे पहले हम वहाँ पे गए कि हाँ, हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए कि हाँ इस टाइप का पेपर है और इस टाइप का मेरे को अटेम्प्ट करना है। आप डीआई के ऊपर या फिर पजल्स के ऊपर वो उनको मार्क भी कर सकते हो कि हाँ ये मेरे को अटेम्प्ट करनी है। उसके बाद आप डीआई पे आ जाइए, जो आप करोगे आराम से, वो डीआई हमने छेड़ दी। उसके बाद हम वो करेंगे जो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ही आना है हमें उसके ऊपर, उससे पहले नहीं आना है। उसके बाद फिर वही शायद आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा। इस बीच आपके साथ क्या होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई क्वेश्चन ही ना मिले जो आप कर सकते हो, या फिर कोई सेक्शन ऐसा आ जाए खासकर जो आपका स्ट्रॉन्ग हो वो इतना टफ आ जाए कि आपसे क्वेश्चन ही ना मिले। तो उस टाइम पे पैनिक मत हो। उस टाइम पे यही सोचना कि मुश्किल है ना तो सबके लिए है, अकेले मेरे लिए मुश्किल नहीं है ये पेपर। तो कट ऑफ वो ना उसी तरह से डाउन जाएगी। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि बाई चांस कोई सेक्शन मुश्किल आ जाता है तो हम उसको वहीं पे गिव अप कर देते हैं, यार इस बार का पेपर नहीं निकलेगा। और कई सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं, अब तो सिलेक्शन होगा नहीं, चलो नेक्स्ट पेपर की तैयारी कर देते हैं। जब नेक्स्ट का मेंस आएगा फिर बोलेंगे यार 10 दिन बचे हैं, सिलेक्शन होगा नहीं, नेक्स्ट की तैयारी करते हैं। तो इस तरह से ना सालों निकल जाते हैं। ये क्या होता है कि कॉन्फिडेंस कम होता है हमें। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर आज के आज एक पेपर करवा लोगे आप, 10% लोगों की मुश्किल से तैयारी होगी जो कट ऑफ को क्लियर कर दे। बाकी सारे 90% लोग ना इस टाइम में मार्जिन क्रिएट करेंगे और आप उनमें से एक हो। तो इसी इसी बीच अगर आपको कोई भी और दिक्कत आ रही है, कोई भी और क्यूरी है, तो आप मेरे को बेझिझक किसी भी टाइम बता सकते हो, ठीक है। अब मैं आपके पास हमेशा अवेलेबल रहूँगा। आप टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जुड़ सकते हो। सेम एजुकेशन प्राइम दीपक के नाम से चैनल है, लगभग शायद 150 के आसपास मेंबर है वहाँ पे। तो अगर आपका और कोई भी दोस्त है उसके साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट हम एक चीज़ और ऐड कर रहे हैं इसी में कि IBPS PO का इंटरव्यू है, तो शायद ऑफलाइन तो मेरे, अगर आप मेरे को मौक देना ऑफलाइन आपके लिए उतना अच्छा भी नहीं होगा। मैं आपको एक हल्की सी ग्लिम्स दे सकता हूँ, गाइडलाइन दे सकता हूँ, वो मैं आपको ऑनलाइन दूंगा भी। और मैं आपका ऑनलाइन ही मॉक इंटरव्यू करवाऊंगा। अगर कोई मेरे एरिया के पास से है तो मैं डेफिनेटली उसका मॉक ले सकता हूँ, लेकिन ऑनलाइन उस तरह से शायद इतना इफेक्टिव नहीं होगा। मैं आपको लेकिन एक आइडिया ज़रूर देने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से इंटरव्यू कंडक्ट होता है, क्योंकि वो चलो थोड़ी इंटरनल बातें हैं, लेकिन चलो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि आपके साथ हम ऐसे ही बने रहे, आपके सिलेक्शन में हमारा कुछ ना कुछ योगदान रहे। थैंक यू।